औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बिश इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वाहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अच्छा जनाब, हम बात कर रहे हैं चैप्टर नंबर 5 द ग्रोथ एंड द डेवलपमेंट इंटर क्लास की। ठीक है, और इंटर क्लास का ये चैप्टर जो ग्रोथ एंड डेवलपमेंट है, इसके अंदर अभी तक हम क्या कुछ कर चुके हैं। इसका इंट्रोडक्शन हमने बड़ा एक्सटेंसिव और हैविली इंट्रोडक्शन लिया। फिर हमने ग्रोथ एंड डेवलपमेंट में डिफरेंस समझा। ठीक है, फिर हमने ये चीज अंडरस्टैंड करने की कोशिश करी कि ग्रोथ एंड डेवलपमेंट जो होती है वो एनिमल में, जैसे कि एनिमल में समझा कि हमने शुरू जब तक बेबी बनता है तब तक एनिमल में होती है, जब बेबी बन के बाहर आता है तो उसमें सिर्फ ग्रोथ होती है, डेवलपमेंट नहीं होती। ठीक है ना। लेकिन हमने ये बात समझी कि प्लांट्स के अंदर ग्रोथ डेवलपमेंट हो जाती है सीड तक, लेकिन जब सीड जर्मिनेट करके उगता है तो क्योंकि वो नए ऑर्गन अपने पत्तों की सूरत में, ब्रांचेस की सूरत में निकालता है, तो उसमें ग्रोथ एंड डेवलपमेंट का प्रोसेस साथ साथ चलता रहता है। ठीक है ना जनाब। तो उससे क्या हुआ कि हम अभी तक यहाँ तक हमने डिस्कस कर लिया, और फिर हमने ग्रोथ के अंदर एक चीज स्टडी करी थी हमने कि अगर मैं आपको ये बुक शेयर हो गई बेटा आपको पास? स्क्रीन शेयर हो गया मेरा बच्चा? यस सर, हो गई। यस सर, हो गई अभी। ये चीजें हमने डिटेल डिस्कस करी थी जो अभी हमारी स्क्रीन पर है। पढ़ के सुनाए क्या है स्क्रीन पर हमारी? टाइप्स ऑफ ग्रोथ। टाइप्स ऑफ ग्रोथ, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट इन प्लांट। डीआरई एपिकल मेरिस्टम्स। यस सर, अब आ रहे। यस सर। यस सर। यस सर। ठीक है बेटा, ये एपिकल मेरिस्टम हमने पढ़ा था। दूसरा हमने इंटरकैलरी मेरिस्टम पढ़ा था, इन दोनों डायग्राम को डिटेल किया था, और फिर हमने लैटरल मेरिस्टम पढ़ा था। ठीक है ना, ये पढ़ा था ना लास्ट हमने। यस सर। हाँ, जल्दी जल्दी रिस्पॉन्स करें ताकि मैं इसको आगे लेके जाऊं, क्योंकि बड़ी इंटरेस्टिंग बात भी आपको सिखानी है इसी के अंदर। ठीक है, क्या चीज हम स्टडी करने जा रहे हैं? मैं आपको यही सिखाना चाह रहा हूँ कि यही जो इंटरकैलरी मेरिस्टम्स है, यानी कि मैं आपको दिखा दूं कि ये जो हमारे पास एपिकल मेरिस्टम्स है, इंटरकैलरी मेरिस्टम्स है, और फिर तीसरी कौन सी हमारे पास? लैटरल मेरिस्टम है। इसको एक डायग्राम में समझाना चाह रहा हूँ मैं आपको। बड़ी अच्छी डायग्राम दी उन्होंने बुक में, उससे आपको बहुत वाज़ेह और अच्छी तरीके से समझ में आ जाएगा। अभी मैं आपको ग्रोथ के कंडीशंस भी पढ़ाता हूँ, ये डायग्राम। ठीक है, फिगर नंबर 19.3 ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ द ग्रोथ एंड द डिफरेंशिएशन इन प्लांट। यानी कि इस डायग्राम में ये क्या बताना चाह रहा है? इस डायग्राम में ये बताना चाह रहा है कि पौधे में ग्रोथ कैसे होती है, और ग्रोथ में किन किन स्टेजेस पर डिफरेंशिएशन आना शुरू होता है। यानी कि वो चीजें पार्ट्स में, बॉडी के पार्ट्स में, ऑर्गन में चेंज होना शुरू होती है। सबसे पहले क्या चीज है? जाइगोट। ठीक है, जाइगोट माइटोसिस करके किस में चेंज हो गया? एम्ब्रियो में। ठीक, यहां तक क्या चीज होती है पौधे की? जल्दी से बताएं। जाइगोट एम्ब्रियो पौधे के कहां पर होता है? जल्दी बताएं, जल्दी जल्दी। सीड। सीड के अंदर होता है। वेरी गुड, खदीजा को अपना पहला इनाम मिल गया। जाइगोट और एम्ब्रियो सीड के अंदर होता है। सीड जमीन में जाता है, उसको वाटर मिलता है, और वो जर्मिनेट होने की कोशिश करता है। जैसे ही जर्मिनेट होता है तो उसके अंदर एपिजियल, हाइपोजियल, दो जर्मिनेशन होती है। ओके, हाइपोजियल जमीन के अंदर रूट निकालती है, एपिजियल जमीन के बाहर शूट निकालती है। लेट्स कंफर्म। ओके, अब नीचे आ जाते हैं हम। जो रूट, एपिकल मेरिस्टम्स। अब रूट की जो चोंच निकली है, पहली जो टिप निकली है, दैट इज नोन एज एपिकल। ओके, वो जो बाहर निकलनी है उसमें। अब उस एपिकल मेरिस्टम के अंदर सबसे पहले मेरे माउस के साथ चलिएगा। मेरी माउस की पोजीशन आपको नजर आ रही है बार बार जो मैं मूव कर रहा हूँ? ये सर आ रही है। ठीक है, बस इसी माउस की पोजीशन के साथ चलिएगा और वॉइस को जरा क्लियरली सुनिएगा। रूट एपिकल मेरिस्टम, रूट निकली, सबसे पहले पेरिसाइकिल बनता है, मतलब इनिशियल सेल्स बनते हैं, वो एक राउंड से स्ट्रक्चर बनाना शुरू होता है। जब वो सेल बन चुके होते हैं तो उनके अंदर थोड़ी चेंज आना शुरू होती है, यानी कि मेरिस्टम्स के बाद उन्होंने किस तरफ जाना होता है?
यानी कि हमने 3 पढ़े थे ना कि फॉर्मेशन, एलोंगेशन और फिर मैच्योरेशन। तो जब फॉर्मेशन, एलोंगेशन और मैच्योरेशन के अंदर तक हमारे पास कौन सा है, पेरिसाइकिल। जैसे ही वो अपने आप को कोई फंक्शन मिलेगा, जैसे फंक्शन क्या मिल रहा है उसको, बड प्रीमोर्डिया, बड कहते हैं न्यू आउटग्रोथ, यानी कि एक नीचे वाली रूट में से नई रूट का एक नया पॉइंट निकलना, इसे कहते हैं बड प्रीमोर्डिया। जिससे क्या निकलेंगे, लेटरल रूट्स। लेटरल रूट्स मतलब ये एक मेन रूट्स है, इससे दूसरी, जैसे कि एक रूट ऊपर से आ रही है, इससे दूसरी रूट्स का निकलना। ठीक है, कोशिश करूंगा बेटा मैं एक लाइट पेन डिवाइस ले लूं ताकि आपको जो चीजें ड्रॉ करके दिखानी हो मैं आपको ड्रॉ करके भी दिखा सकूं। ठीक है, कोशिश कर रहा हूँ कि ये भी हो जाए, लग रहा है आपकी क्लासेस में आसानी हो जाएगी। तो सबसे पहले का लेटरल रूट्स निकलना शुरू हुए। ठीक, जब ये काम कर लेती है, दूसरा काम शुरू होता है रूट एपिकल में। क्या होता है, वैस्कुलर कैम्बियम बनना शुरू होती है। उसी रूट्स में याद है हमने ब्लू और ग्रीन लाइनें बनती हुई देखी थी, जिसके अंदर ब्लू में फिल्म बता रहा था और ग्रीन में क्या बता रहा था, जाइलम। उनके अंदर ये काम होना शुरू हो जाता है। तो रूट इंटरनली थोड़ी सी थिक हो जाती है। फिर बार्क, बाहर वाली रूट के साइड पे काम होता है। ठीक है, जब बार्क वाली साइड पे काम होता है तो वहां पर वो रूट का छिलका, रूट की छाल मोटी होना शुरू होती है, रूट स्ट्रांग हो जाती है। अब मैं आपको बताना चाह रहा हूं कि जब पेरिसाइकिल पे काम हो रहा होता है तो यहाँ मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज है, यानी कि मेरिस्टेमेटिक एपिकल मेरिस्टम्स है। रूट में क्या है, यहाँ पर जहां पर पेरिसाइकिल है, एपिकल मेरिस्टम काम कर रही है, वैस्कुलर कैम्बियम में इंटरकैलरी काम कर रही है। ठीक है, और सेकेंडरी ग्रोथ, जब वास्कुलर कैम्बियम सेकेंडरी ग्रोथ कॉर कैम्बियम बनती है तो कौन सी, लैटरल मेरिस्टम काम कर रही है। ठीक है, इस तरह रूट हमारी डिफाइन हो गई। ठीक है, इस लेक्चर को मैं अपलोड भी कर दूंगा तो वहां से आप इस बात को दोबारा लिसनिंग करके अच्छी तरह समझ भी लीजिएगा, बार बार समझ लीजिएगा, मुझसे पूछ लीजिएगा व्हाट्सएप पे बार बार जो पूछना चाहे। अच्छा, ये तो हो गई रूट की बात। अब आते हैं शूट की तरफ। शूट आने के जब जो पौधा ऊपर निकला है, जो इपीजियल जर्मिनेशन हुई है जमीन को फाड़ के, यानी कि नेगेटिव जियोट्रॉपिज्म के साथ जो पौधा जमीन से बाहर आया, शूट एपिकल मेरिस्टम। सबसे पहले वही बात कि जब वो छोटी सी ब्रांच निकलेगी उसके अंदर दो, एक तो पत्ते की लीफ प्रिमोर्डिया और बड प्रिमोर्डिया। लीफ प्रिमोर्डिया क्या करेगी, पत्ता बनाएगी। बड प्रिमोर्डिया क्या करेगी, लेटरल शूट्स बनाएगी, यानी कि ब्रांचेस, पत्ते की और पौधे की ब्रांचेस बनाएगी। ठीक, जब वो ब्रांचेस बनाएगी उस पर लीफ निकलेगी तो क्या होगा, शूट एलोंगेशन, यानी कि ऊपर वाली शूट्स स्ट्रांग होना शुरू हो जाएंगे। पहला काम होगा, और यहाँ टोटल काम करेगी कौन सी, एपिकल मेरिस्टम्स। ठीक है, उनके अंदर तेजी के अंदर ग्रोथ करते हैं, तेजी के साथ डिवीजन करेंगे, तेजी के साथ लीफ, बर्ड्स, ब्रांचेस सब कुछ बनाएंगे। ओके हो गई बात। जब वो ब्रांचेस थोड़ी सी हेल्दी होना शुरू होंगी तो हम बात कर, अब ब्रांचेस क्या है, लेटरल में, लेफ्ट साइड और राइट साइड में, लेकिन स्टेम कहाँ जाता है, बिल्कुल सीधा। इसलिए ये दो एरो बिल्कुल स्ट्रेट ऊपर जा रहे हैं। ये बात करेंगे सिर्फ और सिर्फ स्टेम की। जो पौधे का स्टेम नीचे इतना, पहले इतना था, इतना था, इतना था, इतना हो गया, तो वो अब स्टेम की बात कर रहा है। स्टेम में वैस्कुलर कैम्बियम बनेगी सबसे पहले। ठीक, यहाँ कौन सी चीज काम करना शुरू करेगी, इंटरकैलरी मेरिस्टम। अब एपिकल खत्म। ठीक है, इंटरकैलरी मेरिस्टम, और यही वो कैम्बियम है जो प्राइमरी ग्रोथ को सेकेंडरी के साथ मिलाती है, या यूं कहूं कि सेपरेट करती है, बीच का हिस्सा है दोनों का। तो हमने ये भी पढ़ा था कि जो इंटरकैलरी मेरिस्टम्स है ये सेकेंडरी ग्रोथ और प्राइमरी ग्रोथ का मिड का पार्ट है। ओके हो गई बात। तो वैस्कुलर कैम्बियम जो हमारे पास बनती है, जाइलम एंड फ्लोएम, ये किसकी वजह से बनती है हमारे पास, इंटरकैलरी मेरिस्टम की वजह से। मेरिस्टम मतलब डिवीजन ऑफ द सेल। जब जाइलम फिल्म अच्छी तरह बन जाते हैं और हेल्दी होना शुरू हो जाते हैं, तब ये जो अंदर वैस्कुलर कैम्बियम बनती है, तो बाहर जो कॉर्क, जिसको हम छाल कहते हैं दरख्त की लकड़ी की, वो जो पहले शुरू में ग्रीन होती है प्राइमरी ग्रोथ तक, लेकिन जब जब सेकेंडरी ग्रोथ होती है तो वो ग्रीन से ऑफ वाइट, येलो, फिर डार्क ब्राउन होना शुरू हो जाती है। तो दैट इज द प्रोसेस ऑफ सेकेंडरी ग्रोथ। तो जब वो बार्क बनती है, कॉर्क कैम्बियम बनती है, डार्क वाली लेयर जब आना शुरू होती है दरख्त की छाल, तो इसके अंदर लेटरल मेरिस्टम काम करती है। ठीक है, और लेटरल मेरिस्टम तेजी के साथ दरख्त को मोटा कर देती है। तो हमें इस वाले डायग्राम से वाज़ेह तौर पे पता लग रहा है कि एपिकल मेरिस्टम रूट में कहाँ काम करती है और शूट में कहाँ काम करती है। इंटरकैलरी मेरिस्टम रूट में कहाँ काम करती है, शूट में कहाँ काम करती है। इसी तरीके से
तो हमारे पास लैटरल मेरिस्टम्स है, ठीक है ना, वो कहाँ काम करती हैं, शूट में कहाँ काम करती है, रूट्स में कहाँ काम करती है। ओके हो गई बात, ठीक हो गई। इस तरीके से हमारे पास ये सारा कंडीशंस, ठीक हो गई बात। ये बात समझ में आई बेटा, एपिकल मेरिस्टम, इंटरकैलरी मेरिस्टम और लैटरल मेरिस्टम। यस सर। यस Yes, sir. सर। अच्छा, ये भी आपकी समझ में यूं आ गई कि मैंने भी आपको डायग्राम रख के एलिब्रेट की और पीछे हम ये चीजें पढ़ चुके हैं, लेकिन ये 2 मिनट में आपके दिमाग से रिमूव भी हो जाएगा अगर आपने इसको तस्वीरों के साथ, इस डायग्राम के साथ और लेक्चर के साथ 1 2 3 बार रिवाइज नहीं किया, ठीक है ना। तो आप कंफ्यूज हो जाएंगे। एक बच्चे ने भी मुझसे क्वेश्चन भी किया कि सर हाउ आई कैन मेक द नोट्स, तो नोट्स में कैसे बनाऊं। तो आप देखें, मैं आपको मुस्तकिल यही प्रैक्टिस करा रहा हूँ, जो आप पढ़ रहे हैं, समझ रहे हैं, अपने अल्फाज में इसको लिखना शुरू करते हैं। जैसे कि माशाल्लाह मुझे खतीजा ने, वरीशा ने, सुनैरा ने, जमाली लड़का है, 2-4 लड़कों ने, बाकी 6-7 लड़कियों ने अच्छी जबरदस्त किस्म की मुझे असाइनमेंट जमा कराया। असाइनमेंट क्या है, वो उनका अपना वही है, नोट्स ही है। उनसे पूछे उन टॉपिक्स के बारे में, बहुत अच्छी तरीके से वाज़ेह आपको डिफाइन भी कर सकते हैं। तो नोट्स जो खुद समझ में आया है वो लिखें, तो आपको बेहतरीन तरीके से लिबरेट होगा। खदीजा कुछ कहना चाह रही हैं? नो सर। अच्छा, ठीक हो गया। तो ये बात हमारे पास अब इंटर कैलरी, लेटरल मेरिस्टम और ये एपिकल मेरिस्टम, लेटरल मेरिस्टम और इंटर कैलरी मेरिस्टम, ये टॉपिक हमारे पास खत्म हो गया। अब हमारे पास आ जाती है, हमने ग्रोथ की जो 2 कंडीशंस हैं वो भी स्टडी कर ली थी, कि प्राइमरी ग्रोथ एंड सेकेंडरी ग्रोथ, ठीक है। ये भी हमारे पास समझ में आ गया था कि प्राइमरी ग्रोथ है, सेकेंडरी ग्रोथ। फेजेस ऑफ द ग्रोथ भी हमने पढ़ लिए थे कि सेल पहले बनता है, डिवाइड होता है, ये रहा सबसे लिखा हुआ जो मैंने अभी भी बताया आपको, डिवाइड होता है, इलोंगेट होता है, मैच्योरेट होता है, फिर क्या आता है उसमें, डिफरेंशिएशन। डिफरेंशिएशन मतलब जब उसने किसी ऑर्गन में अपना पार्टिसिपेट करना। ओके हो गई बात, यहाँ तक बात उम्मीद करता हूँ समझ में आ गई होगी। अब कंडीशंस ऑफ द ग्रोथ, नाउ आवर टॉपिक इज कि पौधे की ग्रोथ में कौन कौन सी, आई थिंक सो दैट इज द लास्ट टॉपिक ऑफ दिस चैप्टर रिगार्डिंग द प्लांट्स, बॉटनी, ठीक है। कंडीशंस ऑफ द ग्रोथ के किन कंडीशंस में प्लांट की ग्रोथ पर क्या असर पड़ता है, कब पॉजिटिव पड़ता है, कब नेगेटिव पड़ता है, ठीक है ना। कंडीशन ऑफ द ग्रोथ को हम आल्सो नोन एज द एनवायरमेंटल स्ट्रेसेस, के जो एनवायरमेंटल स्ट्रेसेस है उसके अंदर प्लांट किस तरीके से अपने आप को सर्वाइव कराता है। द ग्रोथ रेट इज इन्फ्लुएंस्ड बाय द नंबर ऑफ द फैक्टर्स, जरा गौर समझिएगा, बहुत एक्सटर्नल एंड इंटरनल, यानी कि प्लांट की जो ग्रोथ है, जो उसका बढ़ना है, नए लीव्स निकालना है, साइज में इंक्रीज करना है, ठीक है। इन्फ्लुएंस किसे कहते हैं, असर, मुतासिर होता है, उसके ऊपर असर रखती हैं बहुत सारी चीजें, बहुत सारे फैक्टर्स, फैक्टर्स कहते हैं असर करने वाली चीज, फैक्टर्स किसे कहते हैं, असर करने वाली चीज, और जो चीज असर करती है वो इन्फ्लुएंस करती है, मतलब दूसरी चीज पे असर, असर करने वाला, मुतासिर होने वाला। तो कौन कौन एक्सटर्नल फैक्टर भी है, इंटरनल भी है। एक्सटर्नल कौन कौन से है जनाब, ये लिखा हुआ, टेम्परेचर यानी कि दर्जा हरारत, शदीद ठंड हो या शदीद गर्मी हो या नॉर्मल हो, ये सब टेम्परेचर है। लाइट, सूरज बहुत तेज चमक रहा हो, सूरज हल्का चमक रहा हो, सूरज हो ही ना। ऑक्सीजन मिल रही हो या नहीं मिल रही हो या कम मिल रही हो, 3 ही कंडीशन होती है। कार्बन डाइऑक्साइड जो कि बहुत जरूरी है पौधे के लिए, या तो हो ही नहीं या जरूरत से बहुत ज्यादा हो। पानी, ड्रॉट कंडीशन हो, खुश्क हो या एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी वाटर हो। न्यूट्रिशन, जो कि पौधे की न्यूट्रिशन क्या कहलाती है जनाब, जो पानी के साथ उसके मिनरल जा रहे होते हैं, जो कि हमने फर्स्ट ईयर में चैप्टर नंबर 12 न्यूट्रिशन में बहुत अच्छी तरह पढ़े हैं। नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटाशियम, ठीक है ना, और कैल्शियम, ये सारे हमने पढ़े हैं बहुत इंपॉर्टेंटली, कि ये सब पानी के साथ जाके पौधे पे क्या इंपॉर्टेंट। अब इनकी भी कमी ज्यादती पौधों के ऊपर बड़ा गहरा असर रखती है। जबकि इंटरनल फैक्टर कौन कौन से हैं, आर द हार्मोन्स एंड विटामिन, जो उसके अंदरूनी तौर पर होता है। हार्मोन्स भी हम स्टडी कर चुके हैं, जो पौधे के इंटरनल होते हैं, इंटर वाले स्पेशली स्टडी कर चुके हैं, ठीक होगी बात। देखते हैं अब स्टेप वाइज की
क्या क्या किस तरीके से इंपैक्ट रखता है। टेम्परेचर पहला हम पढ़ रहे हैं जनाब। टेम्परेचर इन्फ्लुएंस द रेट ऑफ द ग्रोथ विद इन द सर्टेन रेंज। कह रहा है 0 to 35 पौधे के लिए बड़ा अच्छा है। नॉर्मल रेट ऑफ द ग्रोथ इंक्रीज द रेस्ट टू द टेम्परेचर एंड द डिक्रीज विद द when the temperature for the maximum growth the optimum temperature is 25 से 30 पौधे के लिए बड़ा आइडियल टेम्परेचर है। कह रहा है कि इस टेम्परेचर के दरमियान में पौधे अपनी ग्रोथ इंक्रीज भी करते हैं, रोकना चाहे रोक सकते हैं, यानी कि पौधे अपनी मर्जी से और फुल अपनी पोटेंशियलिटी के साथ ग्रो करते हैं। आइडियल टेम्परेचर क्या हुआ 25 से 30, ठीक है जनाब, ये रहा 25 to 30 एंड इट इज एटलीस्ट 5 to 10। कह रहा है कि अगर कुछ गर्मी ये 25 to 30 जो हमारे पास टेम्परेट रीजन में गर्मी इलाकों में रहता है, ठंडे इलाकों के लिए क्या है 5 to 10, ये एक अच्छा टेम्परेचर है, ठीक है ना। बट अ वेरी हाई टेम्परेचर यानी कि 35 से ऊपर हो और 40 तक हो, द रेट ऑफ द ग्रोथ स्टॉप एंड द प्लांट मे डाई। दैट इज अ वेरी डेंजरस कंडीशन कि अगर पौधे की एनवायरमेंट के अंदर टेम्परेचर बहुत ज्यादा हो, शदीद, जैसे आजकल चल रहा है, ठीक है ना, 35-40, लेकिन क्योंकि 4-6 घंटे रहता है उसके बाद शाम हो जाती है, पौधा अपने शाम के अंदर अपनी सारी चीजें दोबारा से नॉर्मलाइज कर लेता है, ठीक है, इसलिए पौधे के ऊपर कोई ज्यादा इफेक्ट नहीं पड़ता। शदीद टेम्परेचर पौधे के लिए नुकसानदेह क्यों है? इसलिए कि ज्यादा शदीद गर्मी के अंदर होता क्या है कि जैसे हमें बहुत ज्यादा पसीना आता है, फिर हम शरबत पीते हैं, पानी पीते हैं, डिफरेंट ड्रिंक्स का इंटेक करते हैं ताकि हमें डिहाइड्रेशन ना हो, पानी की कमी ना हो जाए। तो पौधा भी अपने आप को गर्मी से बचाने के लिए ट्रांसपायरेशन करता है, यानी कि लॉस ऑफ द वाटर, ताकि पानी बाहर निकले, हवा लग के उसके ऊपर ठंडा महसूस हो और पौधे का टेम्परेचर नीचे आए। जैसे हमें पसीना आता है, शदीद गर्मी में पसीना आता है, गर्म हवा भी हमको हमारे पसीने के बाद ठंडी लगती है, ठीक है ना। हमारे पास तो ये ऑप्शन है कि हम जाके पानी पी लेंगे, फ्रिज से पी लेंगे, बाहर से ले आएंगे और ले आएंगे, शरबत पी लेंगे, सब कुछ पी लेंगे। पौधा तो बेचारा वहीं खड़ा हुआ है, उसके साथ मुसीबत है कि उसको पानी वहीं मिले, वरना पौधा मूव नहीं कर सकता। इसलिए पौधे के साथ मुसीबत है कि अगर ज्यादा पानी वो ट्रांसपायरेशन कर देता है और उसके बाद में पानी नहीं मिलता तो दैट विल बी द वेरी डेंजरस फॉर द प्लांट, ठीक है ना। और जो शदीद एक और नुकसान होता है, अगर इन्होंने बहुत कम लिखे हैं, मैं भी बता दूं आपको कि टेम्परेचर अगर शदीद गर्म हो जाए, 40 से भी प्लस चला जाए, फॉर एग्जाम्पल 45 to 50 पे चला जाए टेम्परेचर, तो एंजाइम डीनेचर्ड हो जाते हैं, एंजाइम अपना काम करना छोड़ देते हैं। जब एंजाइम अपना काम करना छोड़ देते हैं तो बॉडी के अंदर तमाम काम एंजाइम ही कर रहे होते हैं, तो पूरी बॉडी की प्लांट्स की ग्रोथ सब स्टॉप होना शुरू हो जाती है और प्लांट की डेथ भी हो सकती है, ठीक है जनाब। लाइट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द प्ले वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन द ग्रोथ ऑफ द प्लांट। By the light we mean that the fraction of the light which is absorbed by the plant during the photosynthesis। हम photosynthesis plant को कहते हैं इसलिए कि वो लाइट के जरिए अपनी फूड बनाता है। अगर चले मैं पढ़ता रहता हूँ क्योंकि मैं फिर पढ़ूंगा, फिर आपको दोबारा तो बताना पड़ेगा। क्या कह रहा है कि by the light, अच्छा ये राइट, generally the light influence the growth in the 3 way, 3 तरीकों से। लाइट की इंटेंसिटी यानी कि शिद्दत, बहुत तेज लाइट है, बहुत कम लाइट है, बहुत ही ज्यादा डिम लाइट है, ये दरमियानी लाइट है। लाइट की क्वालिटी, क्वालिटी के अंदर क्या चीज आती है जनाब? अल्ट्रावायलेट रेडिएशंस, एक्स रेजेस, अल्फा बीटा गामा रेजेस, ये खतरनाक, जितनी ज्यादा होंगी लाइट की क्वालिटी उतनी खराब होगी। तीसरी चीज लाइट का ड्यूरेशन, जैसे कि गर्म इलाकों में लाइट का ड्यूरेशन ज्यादा होता है और ठंडे इलाकों में लाइट का ड्यूरेशन कम होता है। जितनी लंबा ड्यूरेशन होगा लाइट का, पौधा उतनी अच्छी फोटोसिंथेसिस कर सकता है, ठीक है जनाब। अब लाइट का इफेक्ट क्या होता है? दे इंक्रीज इन द इंटेंसिटी ऑफ द लाइट, इंक्रीज द नंबर ऑफ द सेल डिविजन्स। ज्यादा होगी तो ज्यादा सेल डिवीजन होगी, पौधा तेजी से ग्रोथ करेगा। द रेड लाइट फेवर्स द एलोंगेशन ऑफ द सेल एंड द ब्लू लाइट एनहांस द सेल डिवीजन बट द रिटार्डेड द सेल इनलार्जमेंट। अब जो सन की लाइट है उसमें 7 लाइट है, तो उसमें से कह रहा है रेड वाली जो होती है वो सेल को एलोंगेट करती है, लेकिन ब्लू वाली क्या करती है? सेल डिवीजन को रोकती है, जो हम रेड लाइट और फार रेड लाइट इफेक्ट भी पढ़ते हैं। यानी डिफरेंट लाइट हैव द डिफरेंट एक्शन। सिमिलरली द अल्ट्रावायलेट रेड्स आल्सो रिटार्ड द सेल एलोंगेशन। देखा मैंने भी आपको बताया था कि अल्ट्रावायलेट रेडिएशन अगर ज्यादा होंगी तो सनलाइट की क्वालिटी गिरेगी, और जब वो क्वालिटी खराब होगी तो जाहिर सी बात है कि वो सेल डिवीजन नहीं होने देगी,
जब सेल डिवीजन नहीं होगी तो प्लांट की ग्रोथ नहीं हो सकेगी। ठीक है, ड्यूरेशन पे बात कर लेते हैं। ड्यूरेशन ऑफ द लाइट इफेक्ट द ग्रोथ ऑफ द वेजिटेटिव एंड द रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर, यानी कि फ्लावरिंग स्ट्रक्चर पे भी और स्टेम, लीव्स, ब्रांचेस, रूट स्ट्रक्चर में। इट आल्सो प्लेज अ रोल इन द सपोर्टिंग द फ्लावरिंग। देखिए अभी बता दिया। अच्छा, क्योंकि फ्लावर भी लाइट में खुलते हैं, कुछ जल्दी खुलते हैं सुबह हल्की लाइट में, लाइट की इंटेंसिटी पे, शिद्दत पे। सुबह बड़ी हल्की शिद्दत होती है, दोपहर में ज्यादा होती है, शाम में फिर कम होना शुरू हो जाती है। तो मुख्तलिफ फ्लावर मुख्तलिफ इंटेंसिटी ऑफ द लाइट के ऊपर अपने आप को ओपन करते हैं। द फिनोमिनन इज टर्म्ड एज अ फोटोपीरियडिज्म। फोटोपीरियडिज्म किसे कहते हैं? ऑल द एक्टिविटीज परफॉर्म बाय द प्लांट इन द प्रेजेंस ऑफ द लाइट। सूरज की रोशनी में पौधे जितनी भी एक्टिविटीज परफॉर्म करते हैं, जैसे फ्लावर का ओपन करना, फोटोसिंथेसिस करना, फोटोनेस्टिक मूवमेंट, फोटोटैक्टिक मूवमेंट और बहुत सारी मूवमेंट जो प्लांट करते हैं, वो सब के सब फोटोपीरियडिज्म में काउंट होती है। तो लाइट इस तरह पौधों पर डिफरेंट इंपैक्ट रखती है। ऑक्सीजन फॉर सक्सेसफुल ग्रोथ, कामयाब ग्रोथ के लिए रेगुलर सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन इज नेसेसरी। बहुत सारे लोग कहते हैं कि सर पौधों को ऑक्सीजन की जरूरत नहीं होती, कंफ्यूजन है बच्चों के दरमियान में। ऐसा हरगिज नहीं है। याद रखें, जो चीज जिंदा है उसको सांस लेना है, ताकि जब ऑक्सीजन जाएगी तो वो उसके फूड को ब्रेक डाउन करेगी तो एनर्जी निकलेगी। पौधों को भी रेस्पिरेशन की जरूरत है और कंटिन्यूसली 24 आवर्स है। भले चाहे वो फोटोसिंथेसिस करते हो और खूब ऑक्सीजन निकालते हो, लेकिन ऑक्सीजन उनकी नीड है फॉर द प्रोसेस ऑफ रेस्पिरेशन। ये आपके सामने लिखा हुआ भी है। रेगुलर सप्लाई ऑफ द ऑक्सीजन इज नेसेसरी। विदाउट ऑक्सीजन, अगर ऑक्सीजन ना होगी, नो मेटाबॉलिक एक्टिविटी इज परफॉर्म। जो मैंने अभी बताया, जैसे एंजाइम के डीनेचर्ड होने से मेटाबॉलिक एक्टिविटी खत्म हो जाती है, इस तरह ऑक्सीजन के ना होने से भी, क्योंकि एनर्जी जब रिलीज नहीं होगी तो मेटाबॉलिक फैक्ट्री खाक काम करेगी। ऑक्सीजन से एनर्जी रिलीज होती है फूड ब्रेकडाउन के जरिए, और जब ये काम नहीं होंगे तो ग्रोथ आगे नहीं बढ़ेगी। जहां पौधा है उसकी ग्रोथ वहीं रुक जाएगी। दैट इज नोन एज द स्टंटेड, STUNTED, स्टंटेड। स्टंटेड मतलब ग्रोथ का एक जगह रुक जाना, स्टॉप हो जाना। अ वेरी हाई सप्लाई ऑफ द ऑक्सीजन, ये भी खतरनाक है, और उससे भी ऑक्सीजन रुक जाती है। जैसे कि मैं बहुत आसान सी मिसाल दूं, हवा का नॉर्मल प्रेशर हमारे लिए जरूरी है, इंसानों के लिए, लेकिन अगर आप हवा, ऑक्सीजन बहुत जरूरी है, लेकिन अगर आप चलती हुई कार में से जो 100-150 की स्पीड से जा रही हो, 120 की स्पीड से, उसमें से आप मुंह बाहर निकालें तो आपको हवा बहुत तेज लगती है और आपसे सांस नहीं लिया जाता, क्योंकि ऑक्सीजन का प्रेशर बहुत ज्यादा होता है। तो यहाँ भी कह रहा है कि ऑक्सीजन का प्रेशर ज्यादा होगा तब भी प्रॉब्लम है, नहीं होगी तब भी प्रॉब्लम। नंबर 4, कार्बन डाइऑक्साइड फोटोसिंथेसिस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि द बेसिक इंग्रेडिएंट्स ऑफ द फोटोसिंथेसिस इज कार्बन, जो कि पौधा एनवायरनमेंट से कार्बन डाइऑक्साइड के जरिए लेता है। We know carbon dioxide is essential for the carrying out of the normal process of the photosynthesis, as I detailed you. ठीक है ना? But a very high concentration of it can retard the growth. The same like with the oxygen. If there is more carbon dioxide condition, that will also interrupted and retarded or stop the growth of the plant, because the high concentration of the carbon dioxide, plant unable to absorb the carbon dioxide. जिस तरह हाई प्रेशर ऑफ द ऑक्सीजन के अंदर हम सांस लेने के अंदर मसला कर लेते हैं, सांस अंदर नहीं खींचता, इस तरह कार्बन डाइऑक्साइड का भी ज्यादा रेशियो होगा तो पौधा उसको स्टोमेटा के जरिए इनटेक नहीं कर सकेगा। ओके हो गई बात? वाटर बहुत इंपॉर्टेंट है जनाब, जो रूट से एब्जॉर्ब करता है पानी, बाय एब्जॉर्बिंग द वाटर। द सेल एलोंगेट, पानी एब्जॉर्ब करता है, सेल एलोंगेट सब कुछ, लेकिन द प्लांट ग्रोथ ceases in the absence of the water. ceases मतलब सीज हो जाना, रुक जाना, ठीक है ना? कि अगर पानी है तो बहुत सारी चीजें, नहीं है तो फिर कुछ भी नहीं है। पानी फोटोसिंथेसिस का भी मेन इंग्रेडिएंट है वाटर, जिसके जरिए से पौधा फोटोसिंथेसिस करता है। अगर वाटर नहीं होगा तब भी। अच्छा, वाटर की हाई कंसंट्रेशन भी खतरनाक है। क्यों? जब ज्यादा कंसंट्रेशन होती है तो रूट जो हो जाती है, रूट वो थोड़ी सी सॉफ्टन और रॉटन कंडीशन में चली थी। हो सकता है रूट में गलने सड़ने का अमल आ जाए। जब रूट गलती सड़ती है तो जाहिर सी बात है पूरा पौधा
डिस्टर्ब होगा। इसी तरीके से हाई वैसे पानी पौधे के पास ज्यादा पानी हो कोई मसला यूं नहीं होता उसको कि पौधे के पास जितना पानी एक्स्ट्रा पत्तों में जाएगा ना, पत्ते पानी बाहर निकाल लेंगे ट्रांसपिरेशन के जरिए, एक्स्ट्रा पानी अपने अंदर रखेंगे ही नहीं। हाँ, एक दफा प्रॉब्लम होता है अगर रात के टाइम में मसला हो जाए कि पौधे बहुत ज्यादा पानी एब्जॉर्ब कर लें गार्डन की जमीन से, बारिश हो जाए, सैलाब आ जाए, टंकी ओवरफ्लो हो जाए और रूट पानी बहुत ज्यादा एब्जॉर्ब कर ले, क्योंकि रूट को पानी मिलेगा, रूट ने कंडक्शन करनी है। चैप्टर नंबर 14 में हम इस चीज को डिटेल पढ़ाते हैं कि हाउ द रूट कंडक्ट द वाटर फ्रॉम द सॉइल। उसके 3 रास्ते हैं, वो सारी चीजें पढ़ाते हैं डायग्राम के साथ। ठीक है ना जनाब? तो रूट तेजी के साथ पानी ऑब्जर्व करके पत्तों में फेंक देगी, पत्ते क्या करेंगे, एक्स्ट्रा पानी होगा स्टोमेटा खोलेंगे, बाहर ट्रांसपायरेशन करेंगे। इसलिए ज्यादा वाटर कंटेंट पौधे के लिए कोई इतना खतरनाक नहीं होता, लेकिन एब्सेंट कहत बढ़ जाना, पानी का कम हो जाना पौधे की डेथ है। लास्ट इंटरनल एक्सटर्नल फैक्टर का लास्ट न्यूट्रिएंट, वैसे तो जिस्म के अंदर होती है लेकिन इसको एक्सटर्नल में क्यों डाला गया, क्योंकि आती बाहर से ही। तो न्यूट्रिएंट सप्लाई एनर्जी टू ग्रो द प्लांट्स, जाहिर सी बात है कि न्यूट्रिएंट जरूरी, जैसे मैंने तक बताया नाइट्रोजन है, सोडियम है, पोटेशियम है, कैल्शियम है, सल्फर है, स्पेशली ये 4-5 जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट है। विद इंक्रीज इन द न्यूट्रिशन ज्यादा होगी तो ग्रोथ इंक्रीज, तभी तो आप लोग हम किसान जो होते हैं सॉइल में जमीन के अंदर सोना यूरिया, किसान यूरिया, एफएफसी यूरिया, यूरिया डालते हैं। यूरिया के अंदर भी नाइट्रोजन, पोटेशियम और फास्फोरस होती है, ताकि सॉइल के अंदर न्यूट्रिएंट्स बेहतरीन हो और फसल भी अच्छी होगी। तो जितनी ज्यादा न्यूट्रिएंट्स होंगी उतनी ज्यादा सॉइल अच्छी होगी। वेयर इज डिक्रीज इन द न्यूट्रिएंट्स causes the retardation of the growth, लेकिन अगर न्यूट्रिशन में कमी है तो जैसे आप बच्चे को दूध कम पिलाएंगे, बच्चे को खाना कम खिलाएंगे, बच्चा खुद ही कम खाता होगा, तो बच्चे की ग्रोथ सही नहीं होगी। जैसे हमारे यहाँ की आजकल बेचारी लड़कियां हैं, वो खाना खाने से बहुत ज्यादा परहेज करती हैं, तो बेचारी सूखी काकड़ी रहती हैं, तो स्मार्ट होने का बहुत शौक है, तो ठीक है ना, तो बेचारी बीमार ज्यादा रहती हैं, किसी काम की भी नहीं होती बेचारी, फिर पढ़ने के काम की भी नहीं रहती। तो न्यूट्रिशन की कमी भी बहुत खतरनाक है, ठीक है ना। इस तरीके से ओवर ईटिंग का खतरा, पौधे के लिए ओवर ईटिंग मसला नहीं है, क्योंकि पौधे के पास ओवर ईटिंग होगी तो वो अपनी ब्रांचेज, स्टेम और लीव और निकाल देगा, पौधा और हेल्दी और बड़ा हो जाएगा। ठीक है ना जनाब? तो इसलिए न्यूट्रिशन सप्लाई दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द प्लांट्स। ठीक है बेटा, मुझे बताइए जरा एक्सटर्नल फैक्टर्स की बात समझ में आई सारी या नहीं आई? यस सर। यस सर। सबके सब कुछ आ गई, कोई क्वेश्चन नहीं है? हाँ, किसी के पास क्वेश्चन नहीं है कोई? आगे चलें? यस मेरी सर। आवाज आ रही? यस सर। दुआ फातिमा की भी सब कुछ समझ में आ गया? यस सर, आ गया। वेरी गुड, इसका मतलब सबके समझ में आ गया। वैसे आजकल दुआ बड़े जबरदस्त और स्ट्रेट फॉरवर्ड आंसर दे रही है दूसरी खदीजा, लेकिन वरीशा भी काम कर रही है जबरदस्त, हमजा भी सही जा रहा है माशाल्लाह। ठीक है जनाब, खदीजा तो माशाल्लाह सीनियर है, इंटर पास है, तो उसकी तो क्या बात है, खदीजा तूर की, जवेरिया की। ठीक है ना? अच्छा चले जनाब, इंटरनल फैक्टर की बात कर लेते हैं थोड़ी सी। हार्मोन्स हम पढ़ चुके हैं कि हम कहते हैं कि प्लांट के पास ब्रेन नहीं होता। जब ब्रेन नहीं होता तो उसका सीड से लेके पूरा इतना बड़ा दरख्त बन जाना और वक्त के ऊपर पत्ते निकालना, ब्रांचेस निकालना, सब कुछ निकालना, भाई हाउ इट्स पॉसिबल? तो वही सारे काम उसके अंदर हार्मोन्स कर रहे होते हैं। ठीक है ना? और डिफरेंट 5 हार्मोन्स पढ़े थे हमने, कौन कौन से? ऑक्सिन, जिबरेलिन, साइटोकाइनेंस, इथिन एंड एब्सिसिक एसिड। तो इसके अंदर जैसे ये बता रहा है कि इंडोल एसिटिक एसिड, जो कि ऑक्सिन का एक टाइप है, ऑक्सिन का टाइप है, काजेज द एलोंगेशन ऑफ द सेल। यानी कि इसने एक एग्जांपल दे दी बस, जिस तरह ये काम करता है इस तरह बहुत सारे हार्मोन। लेकिन अब एब्सिसिक एसिड क्या करता है? ग्रोथ को रोकता है। कब रोकता है? जब हैजर्डस कंडीशन होती है, पानी कम होगा, ऑक्सीजन बहुत ज्यादा हो जाएगी, या टेम्परेचर बहुत शदीद होगा, टेम्परेचर 40-45 तक जा रहा होगा, तो रोक लेगा सारे काम को। तो इस तरीके से जो पौधे के अंदर सारे इंटरनली सारी चीजों को कंट्रोल कर रहा होता है वो हार्मोन्स होते हैं। ठीक है, चैप्टर नंबर 3 के अंदर हम इसको स्टडी कर चुके हैं। विटामिन्स आर द और
ऑर्गेस्मिक कंपाउंड, ऑर्गेनिक है ये, एम गलत लगा दिया उन्होंने, ऑर्गेस्मिक, ऑर्गेस्मिक, देखिए वर्ड को देखना पड़ेगा। कंपाउंड सिंथेसिस विद द प्लांट्स बॉडीज इन द प्रेजेंस ऑफ लाइट, यानी कि प्लांट बॉडी के अंदर लाइट के जरिए से बन जाते हैं, सनलाइट। इफ द प्लांट आर द ग्रो इन द डार्क, लेकिन अगर अंधेरे में हो, द विटामिन डेफिशिएंसीज आर द इंक्लूडेड द ग्रोथ induced the growth of the plant's body sees। कह रहा है कि विटामिन जो होते हैं वो, जैसे कि हमारी बॉडी के अंदर भी विटामिन D3 सनलाइट की मदद से बनता है, ठीक है ना। तो कह रहा है इसी तरीके से सनलाइट की मदद से पौधे के अंदर काफी सारे विटामिन बनते हैं जो इंटरनली पौधे की रिक्वायरमेंट्स को पूरा करते हैं। लेकिन अगर पौधा अगर छांव में रखा हुआ हो, आपके कॉरिडोर में रखा हो, बैंक के अंदर रखा हो, किसी अंडर द रूफ हो, तो वहां पर उसके अंदर कैल्शियम विटामिन की कमी हो सकती है और पौधा प्रॉब्लम का शिकार होगा। अच्छा जनाब, हमारे पास ग्रोथ कोरिलेशन, अच्छा यहाँ पर उन्होंने एक चीज और भी दी है, डिफरेंशिएशन, यानी कि डिफरेंशिएशन यहाँ पर कोई बताएगा कौन सा डिफरेंशिएशन की बात कर रहा है? और मैं बताता हूँ आपको, बता दीजिए किस डिफरेंशिएशन की बात कर रहा है। शाबाश शाबाश, ग्रोथ और डेवलपमेंट की। हाँ देखिए ये डिफरेंशिएशन लिखा है लफ्ज, क्या कह रहा है कि ग्रोथ जब करते हैं, सही कहा वरीश साहब ने बिल्कुल, कि जब ग्रोथ होता है तो सेल डिवाइड होते हैं और नए सेल बनते हैं। पहले उनमें क्या होती है? डिवीजन, फिर उनमें क्या होती है? एलोंगेशन, फिर क्या होती है? मैचुरेशन। इन तीनों स्टेजेस के अंदर उसके अंदर किसी किस्म का कोई फंक्शन परफॉर्म नहीं होता, सिर्फ सेल बन रहे होते हैं, प्रोडक्शन हो रही होती है, यानी कि ईंटें बन रही होती हैं। अभी इस ईंट से मस्जिद बनेगी, घर बनेगा, दीवार बनेगी, क्या बनेगा, बात की बात। जब वो सेल बन जाते हैं तो उनमें डिफरेंशिएशन होना शुरू, वो एक दूसरे, वो जो डिफरेंशिएशन है उन्होंने यहाँ पर लाकर डिस्कस किया, इस पोर्शन में लाकर डिस्कस किया। या as you studied, जिसे हम पढ़ चुके हैं, मैंने दोबारा दिखाया, once a seed has germinated, the plant further developed into depends on the activities of the meristematic tissues and known as the shoot and the root apical meristem। अभी सारी बातें समझ में आ रही ना, कि जब सीड डेवलप होता है, जर्मिनेट होता है, तो उसके अंदर एपिकल मेरिस्टम, शूट भी बनती है, रूट के अंदर भी होती है, वहां पर एपिकल मेरिस्टम चल रहा होता है। rise to the cell of the adult plant, कि वहां से वो बच्चा होता है, लेकिन अल्टीमेटली rise to the adult, और एडल्ट तक पहुंच जाता है।